Hello friends, welcome to this new episode, and today we will discuss about what? Work done by force in 3D space. ठीक है, 3D स्पेस मतलब यही स्पेस जिसमें हम लोग रहते हैं। रूम के अंदर जो स्पेस है वो 3D स्पेस है। ठीक है, 2D स्पेस मीन्स प्लेन स्पेस, लाइक द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। ये जो बोर्ड का जो सरफेस है ये 2D है। 3D जब लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज़ें हों, एक वॉल्यूम बनता हो, तो उसको बोलते हैं 3D। ठीक है, चलो थ्री डी स्पेस को कैसे दिखाते हैं? 3 डायरेक्शन से दिखाते हैं। एक्स डायरेक्शन जानते ही हो आप, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। ये तीनों डायरेक्शन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर्स होती हैं। 3D स्पेस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं स्पेस में। ठीक है, स्पेस में ये 3 डायरेक्शन हम मानते हैं। एक्स डायरेक्शन को आप आई कैप से लिखते हो, जर्नली आप जानते हो। वाई डायरेक्शन को आप जे कैप से लिखते हो और जेड डायरेक्शन को आप के कैप से लिखते हो। आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर नथिंग बट आर डायरेक्शंस ओनली। दीज आर यूनिट वेक्टर्स एंड यूनिट वेक्टर्स आर डायरेक्शंस ओनली। ये केवल डायरेक्शंस बताते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे खड़े होकर इस ओर देख रहे हैं एक्स डायरेक्शन की ओर, और अगर हमने इस ओर एक्स डायरेक्शन माना है तो इसके अपोजिट जो डायरेक्शन जाती है आप जानते हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं माइनस एक्स डायरेक्शन, और उसको माइनस आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने इधर माना आई, तो मेरे पीठ के पीछे इधर माइनस आई कैप। इधर माना अगर जे डायरेक्शन, तो हमारे नीचे माइनस जे डायरेक्शन। और अगर इधर माना के डायरेक्शन, तो इधर माइनस के डायरेक्शन। तो सिंपल समझ लो, जैसे मैं यहाँ इस रूम में खड़ा हूँ तो ये मेरी एक्स डायरेक्शन है, ये मेरी वाई डायरेक्शन है, और इधर मेरी जेड डायरेक्शन है। तीनों डायरेक्शंस एक के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं। जानते ही हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगर हमने आपकी ओर माना एक्स, इधर माना वाई, तो इधर मानेंगे जेड। ऐसे समझ लो। और अपोजिट में माइनस एक्स, माइनस वाई, माइनस जेड। किस ओर एक्स मानना है, किस ओर वाई मानना है, किस ओर जेड मानना है, ये आप अपने हिसाब से भी चूज कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऐसा फिगर बनाया, और जेड के अगेंस्ट में जो डायरेक्शन जाएगी वो माइनस जेड डायरेक्शन होगी, और इसको माइनस के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3D में या कह लो स्पेस में हम डायरेक्शंस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है वाई के, वाई डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है जेड के, एक्स डायरेक्शन जेड पर भी परपेंडिकुलर होती है। यानी ये तीनों डायरेक्शंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में एंगल बनेगा
कितना 90 डिग्री। तो उससे आप जानते हैं कि आई डॉट जे कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0, क्योंकि उनके बीच में एंगल बनता है क्या 90 डिग्री। आई डॉट जे की वैल्यू क्या आएगी, आई का मॉड जे का मॉड बता देता हूँ और cos 90। ये यूनिट वेक्टर हैं, इनकी वैल्यू यानी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू 1 लेते हैं हमेशा, तो ये भी 1 ये भी 1, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी 1.1 और ये cos 90 मीन्स 0। ये सब आप अच्छी तरीके से जानते हो। कुछ छोटा लिख रहा हूँ क्या मैं? वीडियो में देखना पड़ेगा। दिख रहा है लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए। तो ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इसका मतलब हुआ आई जे के कैप, ये जो हम लिखते हैं ये यूनिट वेक्टर्स हैं एंड यूनिट वेक्टर डिनोट्स ओनली डायरेक्शंस, केवल ये डायरेक्शन बताते हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, देखो तो अगर x परपेंडिकुलर y के है तो आई डॉट जे 0, सिमिलरली j डॉट के भी 0 आएगा क्योंकि y एक्सिस और z एक्सिस भी परपेंडिकुलर हैं। सिमिलरली आई डॉट के ये भी डॉट 0 आएगा। माइनस आई डॉट माइनस जे या कोई भी हो, प्लस माइनस कह लो, प्लस माइनस आई डॉट प्लस माइनस जे, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सब 0 आएगा। म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, या कह लो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो क्या करते हैं, हम इनको यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा, यही बात को आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 0 या प्लस माइनस आई कैप डॉट प्लस माइनस जे कैप 0। सिमिलरली प्लस माइनस जे डॉट प्लस माइनस के, या कह लो प्लस माइनस आई डॉट प्लस माइनस के, ये सब जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस वाले यूनिट वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फोर्स x डायरेक्शन में है यानी i डायरेक्शन में है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि हमारा कोई फोर्स इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है i डायरेक्शन में, ठीक है, तो और डिस्प्लेसमेंट हमारा y डायरेक्शन में है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, और z डायरेक्शन में है, तो ये फोर्स वर्क क्या प्रोड्यूस करेगा, F डॉट डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा है, यानी F की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू और उनके बीच के जो भी एंगल बनेगा उसका कोसाइन आप जानते हो। तो अगर कोई फोर्स मान लो I डायरेक्शन में काम कर रहा है यानी x एक्सिस की ओर काम कर रहा है, या प्लस माइनस जो भी आप इस डायरेक्शन में प्लस एक्सिस की ओर कह सकते हो या माइनस एक्सिस की ओर कह सकते हो, यानी प्लस माइनस आई कैप कह लो डायरेक्शन, इसमें काम कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट अगर वाई डायरेक्शन में हो रहा है तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, यानी टोटल वर्क आ जाएगा 0। सिमिलरली अगर उसका डिस्प्लेसमेंट तीसरी एक्सिस यानी जेड एक्सिस पर हो रहा है तो एक्स वाई जेड चूँकि तीनों परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, तो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में भी एंगल 90 है, यानी अगर डिस्प्लेसमेंट जेड डायरेक्शन में हो रहा है
तब भी वर्क होगा 0। इसका मतलब एक्स एक्सिस की ओर काम करने वाला फोर्स केवल एक्स एक्सिस की ओर होने वाले डिस्प्लेसमेंट पर ही वर्क करेगा। वाई और जेड एक्सिस की ओर होने वाले अगर कोई डिस्प्लेसमेंट होता है तो उस पर वो फोर्स वर्क नहीं करेगा। यही बात वाई एक्सिस की ओर काम करने वाले फोर्स पर लागू है। वाई एक्सिस की ओर काम करने वाला कोई फोर्स केवल वाई एक्सिस की ओर ही जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसी से वर्क कर पाएगा, उसी के चलते वर्क होगा। एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के चलते अगर एक्स एक्सिस या जेड एक्सिस डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता है इन एक्सिस पर तो भी कोई वर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि वाई एक्सिस जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती है और एक्स एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर होती हैं। ये तीनों डायरेक्शंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। जैसे रूम का कॉर्नर, आप अपने कमरे के कॉर्नर में देखो तो जो ऊपर की ओर कोना जाता है, जो ऐसे कोना जाता है और जो ऐसे लाइन, तीनों लाइन आती है कोने पर, तो वो तीनों कॉर्नर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। तो बिल्कुल वही है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। समझ में आया? ये तो हमने आपको ऐसे समझा दिया। अगर इसको थोड़ा मैथमेटिकली लिखना हो तो मान लो कि किसी बॉडी पर, ये कोई बॉडी है ऐसे m, और इस पर एक कोई फोर्स काम कर रहा है, और वो जो फोर्स जो काम कर रहा है वो कुछ ऐसा है कि उस फोर्स के, वो फोर्स सिंगल डायरेक्शन में नहीं है, वो फोर्स एक कंबाइंड फोर्स है इस तरह का कि उस फोर्स का कुछ कंपोनेंट एक्स एक्सिस की ओर काम कर रहा है, कुछ कंपोनेंट वाई एक्सिस की ओर काम कर रहा है और कुछ कंपोनेंट जेड एक्सिस की ओर काम कर रहा है। या कह सकते हो कि किसी बॉडी पर ऐसे, किसी बॉडी पर 3 फोर्स काम कर रहे हैं, एक एक्स एक्सिस की ओर, एक वाई एक्सिस की ओर और एक जेड एक्सिस की ओर, और ये तीनों एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। तो इन्हीं का कंबाइंड फोर्स एफ एक्स आई कैप एक्स एक्सिस की ओर, वाई एक्सिस की ओर और जेड एक्सिस की ओर, ऐसे। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी बॉडी पर कई फोर्स काम कर रहे हैं जो अलग अलग तीनों डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जो परपेंडिकुलर हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो तीनों पर कंबाइंड फोर्स, वह पूरी बॉडी पर कंबाइंड फोर्स ये होगा। या कह लो कि किसी बॉडी पर कुछ ऐसा फोर्स काम कर रहा है जिसके 3 कंपोनेंट हैं उस फोर्स के, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस की ओर काम कर रहा है यानी आई कैप की ओर, दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस पर काम कर रहा है यानी जे कैप कह सकते हो उसकी ओर, और तीसरा कंपोनेंट हमारा जेड एक्सिस पर काम कर रहा है यानी के कैप की ओर, ऐसे। ये फोर्स काम कर रहा है और इस बॉडी को उसने पहली, ये बॉडी का पहला पोजीशन था मान लो स्पेस में P1, ये पहला पॉइंट था, और बॉडी को उसने मूव करा के दूसरे पॉइंट P2 पे पहुंचा दिया। थोड़ा बड़ा चित्र बना देते हैं अगर आपको। उसने क्या किया कि बॉडी को, ये पहला पॉइंट था मान लो P1, ये कोई स्पेस में कोई पॉइंट है,
यहाँ से उसने मूव कराया और दूसरे पॉइंट पर इस बॉडी को उसने पहुँचाया, यहाँ से उठा के यहाँ पर। जो बॉडी थी, थोड़ा ऐसे बना के दिखाते हैं, बॉडी पर ये फोर्स काम कर रहा था, यही वाला, जिसके 3 कंपोनेंट हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये फोर्स स्पेस में काम कर रहा है। तो मान लो इसके 3 कंपोनेंट हैं, तो ये फोर्स इस बॉडी पर काम किया, उसको यहाँ से मूव करा के यहाँ पहुँचा दिया। इसको वो ऐसे भी पहुँचा सकता था, इसको वो ऐसे भी पहुँचा सकता था। तीनों, मान लो तीनों चीज़ों में आपको क्या लगा कि रास्ते, पाथ तो बदल गए, रास्ते मूव करने वाले तो बदल गए, लेकिन फाइनल डिस्प्लेसमेंट एस, फाइनल डिस्प्लेसमेंट यही होगा। फाइनल डिस्प्लेसमेंट याद रखना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लास्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। डिस्टेंस बदल सकती है, दूरियां ट्रैवलिंग की बदल सकती हैं, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो लास्ट पॉइंट से इनिशियल पॉइंट का ही लिया जाता है। तो स्पेस में 3D में किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे लेते हैं? x1, y1, z1 के तरीके से। x, y और उसका z एक्सिस जानते हो ना, ये चीज़ हमने वेक्टर में आप लोगों को खूब समझाई है कि स्पेस में किसी पॉइंट को उसके x एक्सिस के कंपोनेंट, y एक्सिस के कंपोनेंट और z एक्सिस के कंपोनेंट से लेते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये जो पहला पॉइंट है स्पेस में, इसका जो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन है पॉइंट का, वो है x1, y1 और z1। और फिर ये जब बॉडी इस फोर्स के अंडर में मूव होती है तो ये पहुंच जाती है x2, y2, z2 पोजीशन में, यानी पॉइंट P जो है P1 पहला पॉइंट लेते हैं। अगर ये तो जनरल पॉइंट हमने बताया, तो अगर पहला पॉइंट लेते हैं P1 तो उसका पोजीशन वेक्टर यानी OP1 यानी पहले पॉइंट का पोजीशन क्या आ जाएगा? x1i, y1j और z1k कैप। और दूसरे पॉइंट का पोजीशन x2i और y2j और z2k। करेक्ट? बॉडी इस पॉइंट से उस पॉइंट तक मूव हुई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया? s। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पॉइंट का पोजीशन माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन। यही तो आपने पढ़ा ना, डिस्प्लेसमेंट केवल फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को मिलाने वाला वेक्टर होता है। ये सब हम आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ा चुके हैं वेक्टर अलजेब्रा में, आप देख सकते हैं उसको। तो जब आप रखेंगे, ये है फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर, यानी ये, और ये है पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, यानी ये। जब दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। ये पोजीशन है यानी कोऑर्डिनेट्स, ये पहले पॉइंट का स्पेस में कोऑर्डिनेट। जैसे 2D में कोऑर्डिनेट केवल x y लिखते हैं,
क्योंकि 2D केवल 2 डायमेंशन होता है लाइक ए प्लेन, बट जब हम स्पेस की बात करते हैं तो वहाँ 3 डायमेंशन लिया जाता है, वहाँ जेड एक्सिस भी पिक्चर में आती है। तो जैसे 2D में कोऑर्डिनेट एक्स और वाई लिखते हैं, तो यहाँ एक्स वाई और जेड ये पोजीशन कोऑर्डिनेट है ऐसे। तो ये फोर्स हुआ 3 डायमेंशन फोर्स, और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉडी का। पहले पोजीशन से जब दूसरे पोजीशन पर बॉडी पहुंच गई तो नेट डिस्प्लेसमेंट पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो दोनों को मिलाने वाला वेक्टर ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो फाइनल पॉइंट वाला वेक्टर और माइनस इनिशियल पॉइंट वाला वेक्टर। तो वर्क कितना हुआ? वर्क आप जानते हैं फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यानी Fxi प्लस Fyj और प्लस Fzk। Fx मतलब फोर्स का वो हिस्सा जो एक्स एक्सिस की ओर है, फोर्स का वो हिस्सा जो वाई एक्सिस की ओर है, और फोर्स का वो हिस्सा जो जेड एक्सिस की ओर है, डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k, और मतलब इसका डॉट। और डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं, जब इससे इसका डॉट करेंगे पहले इस हिस्से से, तो i डॉट i कितना होता है आप जानते हैं ना, सेम डायरेक्शन है, तो i डॉट i ये होता है 1, यही होता है j डॉट j ये भी 1, और k डॉट k ये भी 1। ये सब आपको पता है। अगर किसी का निगेटिव साइन आएगा तो -1 हो जाएगा। लेकिन i डॉट j जो परपेंडिकुलर जो हैं आपस में, आई जे या आई के या जे के, इनका डॉट 0, क्योंकि ये एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जब आई डॉट आई ये आएगा तो ये तो आ जाएगा Fx x2 माइनस x1, लेकिन आई डॉट जे वाला हिस्सा 0 हो जाएगा, आई डॉट के वाला भी हिस्सा 0 हो जाएगा, केवल ये आएगा। सिमिलरली जब इससे डॉट प्रोडक्ट करते हैं पूरे में, तो जे डॉट आई 0 आ जाएगा, जे डॉट के 0 आ जाएगा, केवल जे डॉट जे बचेगा जो 1 आएगा, यानी Fy y2 माइनस y1 प्लस इसी तरह Fz z2 माइनस z1। ये है वर्क। तो वर्क के एक्सप्रेशन से आपको क्या सीखने को मिला? वर्क के एक्सप्रेशन से हमको ये सीखने को मिला कि एक्स एक्सिस की ओर जो फोर्स कंपोनेंट था टोटल फोर्स का, वो केवल एक्स एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट से ही काम करता है। यानी आप इसको शॉर्ट में समझने के लिए लिख सकते हो Fx dx, मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली जो वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स का जो कंपोनेंट है, जो केवल वाई एक्सिस के अलोंग जो फोर्स है, वो केवल वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, फाइनल वाई माइनस इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट, उसी के अलोंग वो अपना वर्क देगा, उसी डिस्प्लेसमेंट के चलते वर्क देगा, अदर के चलते नहीं, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के चलते नहीं। और सिमिलरली जो जेड एक्सिस के अलोंग फोर्स है, वो केवल जेड एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा टोटल dz मान लो, z2 माने z1, तो वो उसके अलोंग वर्क देगा। ये क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स। ये दोनों
ये तीनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं एक दूसरे से, तो एक की ओर काम करने वाला फोर्स बाकी दो एक्सिस की ओर डिस्प्लेसमेंट पर वर्क नहीं कर पाएगा। अगर कोई बॉडी एक्स एक्सिस की ओर फोर्स लगा रहा, किसी बॉडी पर एक्स एक्सिस की ओर फोर्स लग रहा है, तो अगर वो बॉडी वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की ओर डिस्प्लेस्ड होती है तो कोई वर्क वो फोर्स नहीं करेगा जो एक्स एक्सिस की ओर लग रहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? एग्जाम्पल थोड़ा ले लेते हैं, जैसे यही फोर्स मान लो होता कुछ 4i प्लस 8j प्लस 10k, जहाँ ये न्यूटन में है फोर्स, और इनिशियल पोजीशन मान लो ले लेते हैं हम 2, 3, 5 कोऑर्डिनेट, और जब फाइनल पर पहुँचता तो उसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम 3, -4 और 6। तो ये जो कंपोनेंट है 4, ये केवल एक्स एक्सिस की ओर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको, उस पर केवल वर्क करेगा। तो 2 से 3 पर गया तो 2 - 3, एफ एक्स की वैल्यू 4, ये हिल रहा है, एफ एक्स की वैल्यू 4 और 3 - 2 प्लस इसकी वैल्यू 8 और y के अलॉन्ग y2 - y1 -4 -3 और एफ जेड 10, Z2 6 -Z1 5, यानी टोटल वर्क डन हुआ 4 × 1 यानी 4 प्लस ये -7 और ये 8 - 56 और ये 1 10, तो टोटल आ गया आपका -42। अब अगर वो मीटर में दिया है डिस्प्लेसमेंट और ये न्यूटन में दिया है फोर्स, तो जूल टोटल वर्क। तो 3D में अगर या स्पेस में फोर्स किसी बॉडी पर अगर काम करता है तो उससे उस बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में किया गया वर्क निकालना बहुत आसान है। उस फोर्स के पहले तीनों डायरेक्शन के अलग अलग कंपोनेंट आप पता कर लो, यानी आई यानी एक्स डायरेक्शन की ओर कितना फोर्स लग रहा है, वाई डायरेक्शन की ओर कितना फोर्स लग रहा है और जेड डायरेक्शन की ओर कितना फोर्स रहा है। ये जो फोर्स है एक्स डायरेक्शन वाला, ये केवल एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट जो होगा उस पर वर्क करेगा। ये केवल वाई एक्सिस के लॉन्ग उस बॉडी का कितना मूवमेंट हुआ है ये उसके चलते वर्क करेगा, और ये जो एफ जेड है ये केवल जेड एक्सिस के लॉन्ग कितना मूवमेंट हुआ है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये उसके चलते वर्क करेगा। ठीक है, तो बाकी इस फोर्स का जेड एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस वाला फोर्स है ना, तो इस एक्स एक्सिस वाले फोर्स का वाई एक्सिस और जेड एक्सिस वाले डिस्प्लेसमेंट के चलते वर्क से कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली इसका एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट से होने वाले वर्क से कोई लेना देना नहीं है, और सिमिलरली इसका एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये फोर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने वाले डिस्प्लेसमेंट में वर्क नहीं करते हैं। तो ये हुआ आपका वर्क डन बाय ए फोर्स इन 3D स्पेस।
ठीक है, आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया होगा। और अब हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, एक नए टॉपिक पर काम करेंगे। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। नया टॉपिक है हमारा कि अगर फोर्स वेरिएबल हो तो क्या करते हैं। वेरिएबल फोर्स, अगर वेरिएबल फोर्स है तो ये कितना वर्क करेगा। मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज होता जा रहा है, इसके द्वारा किया गया वर्क कैसे निकालते हैं। वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स का मतलब है फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, यानी यहाँ पर डायरेक्टली हम फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वाला फार्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो फार्मूला होता है ये कांस्टेंट फोर्स के लिए काम करता है केवल। तो यहाँ हम ये फार्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं। तो इससे कैसे वर्क निकालते हैं वेरिएबल फोर्स से, वो आपको हमने स्प्रिंग वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा दिया था। थोड़ा इलोबरेशन थोड़ा बढ़ा के इसमें डिस्कशन करेंगे हम लोग। स्प्रिंग फोर्स वाला वर्क याद है ना, कि स्प्रिंग फोर्स कैसे वर्क करता है। एपिसोड नंबर शायद 10 था, उसमें स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग के डिस्प्लेसमेंट से चेंज हो रहा था। स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू क्या था, -kx, पढ़ा था ना आपने। स्प्रिंग फोर्स वाज -F इक्वल टू -kx। निगेटिव साइन से केवल ये मतलब था कि स्प्रिंग पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट काम करता है। खींचोगे तो ऐसे उल्टा लगेगा, दबाओगे तो उसको फैलाने का प्रयास करेगा। ये सिर्फ निगेटिव का वही मतलब था। एक्चुअल में स्प्रिंग फोर्स की अगर वैल्यू देखो, रियल वैल्यू, तो वो ये है। निगेटिव उसका सिर्फ उसका एक गुण है, ठीक है। तो जैसे ये फोर्स देखो, ये फोर्स क्या था, ये फोर्स कांस्टेंट नहीं था। ये फोर्स कांस्टेंट नहीं था, ये फोर्स क्या था, वेरिएबल था। ये डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा था, ठीक है। तो जैसे हमने स्प्रिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, स्प्रिंग फोर्स कैसे वर्क करता है उसको कैलकुलेट किया था, वैसे ही हम एक और एग्जांपल लेकर आपको थोड़ा क्लियर करेंगे कि वेरिएबल फोर्स होता है तो वो फोर्स जो वर्क करता है उसे कैसे निकालते हैं। तो ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।